रामपुर नाम का एक गांव है जहां पर दो भाई रहते थे। एक का नाम मोहन था जबकि दूसरे भाई का नाम राजेश था। मोहन काफी गरीब और फूटी किस्मत वाला था जबकि राजेश एक सुखी जीवन जी रहा था। एक दिन मोहन खेतों के पास ही बैठकर अपने मन में सोच रहा होता है, इस दफा की फसल कितनी अच्छी तैयार हुई है। अब बस कल का इंतजार है जब सारी कटाई शुरू होगी। इस दफा की कमाई से मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए ढेरों चीजें लाऊंगा। यही सब सोचता हुआ मोहन घर चला जाता है और सो जाता है। मगर आधी रात को ही शोर सुनाई देने लगा जिसकी वजह से सब जाग गए। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी फसलें जलकर तबाह हो गई। अब हम क्या करें हम। मोहन और उसका परिवार ये शोर सुनकर बाहर आया तो देखा कि उनकी फसल भी जलकर बर्बाद हो गई थी। उसका भाई राजेश भी निकला था मगर उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वो थोड़ी देर बाद ही दोबारा से अपने घर चला गया। मोहन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अपनी पत्नी रमला से कहने लगा, आखिर राजेश इतना शांत कैसे है? उसने इस बार कोई फसल भी नहीं उगाई थी। इसके बावजूद उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। आखिर इतना पैसा वो लाता कहाँ से है? मैंने पड़ोस वाली औरत से सुना है कि राजेश भाई ने गुड़ का कारोबार शुरू किया है। वो दूसरे शहर से गुड़ मंगवाकर उसको महंगे दामों में बेचने लगे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इस आग को कैसे बुझाएंगे हम। अगर वक्त पर कुछ ना किया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें, हमारे घर में जो कुआं है वो खेतों के करीब है। इससे सब लोग पानी लेकर आग को बुझा देंगे जी। बारिश की कमी की वजह से गांव में पानी का बहरान आ गया था, इसीलिए सब लोगों को ही आग बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत थी। अभी मोहन कुछ कहता कि राजेश वहां आ गया और बोला, अरे यही तो सही मौका है पैसे कमाने का। तुम अपने कुएं का पानी महंगे दामों में बेचना शुरू कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा भाई, ये लोगों पर जुल्म होगा। ये सब गांव वाले हमारे अपने हैं। आज हम सब पर मुश्किल वक्त आया है तो मेरा फर्ज है कि सबकी मदद करूं। मोहन ने अपने भाई की बात नहीं मानी मगर इसके बावजूद फसल जलने की वजह से उसको काफी नुकसान हो गया था। फिर एक दिन वो राजेश के पास गया और बोला, भाई मुझे भी कोई तरीका बताओ कि किसी तरह पैसे कमा सकूं। तुम भी मेरी तरह गुड़ का कारोबार शुरू कर दो। मैं दूसरे शहर से मिलावट और केमिकल वाला गुड़ मंगवाता हूँ जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है मुझे। इसके बाद मैं इस गुड़ को यहाँ गांव में दुगने दामों में बेचता हूँ। मेरे साथ अगर तुम शामिल हो जाओ तो रातों रात अमीर हो जाओगे। मिलावट वाला गुड़? अरे भाई ये तो आप लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा गुड़ असली है और कौन सा मिलावट वाला। तुम बस पैसे कमाते जाओ पैसे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मोहन इसके बाद अपने घर आ गया। फिर कुछ दिन गुजरे थे कि मोहन का छोटा बेटा सनी बीमार हो गया। राजेश फिर से आकर मोहन को लालच देने लगा, अरे भैया अब भी वक्त है, मेरे साथ इस कारोबार में शामिल हो जाओ। कहीं तुम अपनी गुर्बत की वजह से अपने बेटे को ही ना खो दो। नहीं भाई, मैं अपने बेटे को ठीक करने की खातिर दूसरों के बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरा सनी ठीक हो जाएगा। फिर मोहन की बनाई गई जड़ी बूटियों की दवाई से सनी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। दूसरी तरफ राजेश की पैसे के लिए लालच दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो अब लोगों को पैसे उधार देने लगा था, मगर जब वापस लेने की बारी आती तो उनसे सूद समेत वो उधार वापस लेता था। अगर कोई उसका उधार वापस ना कर पाता तो वो उन लोगों से उनकी जमीन हड़प कर लेता था। एक दिन राजेश की अपनी पत्नी दिव्या बीमार पड़ गई। जब वो परेशान होकर उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा, इसने कुछ केमिकल वाली खुराक खाई है जो इसके शरीर में जाते ही जहर बन गई है। अगर जल्दी इसका इलाज ना हुआ तो इसकी मृत्यु हो सकती है।
डॉक्टर जी, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी दिव्या को ठीक कर दीजिए। राजेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि अब क्या होगा। इसी दौरान गांव के बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हो गए थे। सबको पता चल गया था कि ये बीमारी इस मिलावट वाले गुड़ खाने की वजह से हुई है। वो सब के सब राजेश के पास आए और चिल्लाते हुए बोले, अरे तो हमें इतने अरसे से केमिकल की मिलावट वाला जहर खिलाता रहा, जिसकी वजह से हमारे परिवार वाले बीमार हो गए हैं। तू तो इंसान ही नहीं बल्कि तू एक पापी है, पापी। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम सबको भी इतना पैसा दूंगा कि तुम लोग अमीर हो जाओगे। हाँ, अब तेरे जैसे इंसान की जगह जेल में है, तू वहीं पर सड़ते रहना, क्योंकि तूने पैसे के लालच में आकर एक बहुत बड़ा ही पाप कर दिया है, वो भी हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करके। इसके बाद राजेश को जेल गए काफी दिन बीत गए थे, मगर मोहन के हालात वैसे के वैसे ही थे। वो एक दिन अपने सूखे वीरान पड़े खेतों में बैठा अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था और खुद से कहने लगा, ना जाने मेरे दिन कब बदलेंगे, कब ये गरीबी मेरा पीछा छोड़ेगी। अब तो मेरे खेत भी जलकर तबाह हो गए हैं, इन पर कोई फसल भी नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। अभी मोहन रो ही रहा था कि अचानक से उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और कहने लगी, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या कोई परेशानी है तुझे? अम्मा, सब कुछ तबाह हो गया है, मेरे पास अब खाने पीने के लिए एक सिक्का भी नहीं है, मेरा परिवार तो ऐसे मर जाएगा। बेटा मुझे तू मेहनती लगता है, इसीलिए मेरे पास तेरे लिए एक काम है, क्या तू वो करेगा? इससे तेरा भला भी हो जाएगा और मेरी भी मदद हो जाएगी। हाँ अम्मा, बताओ क्या करना है, मैं ज़रूर करूँगा वो काम। अरे बेटा, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर फसल उगानी है, मगर इस काम के लिए मुझे एक ईमानदार शख्स की तलाश थी। क्या तू ये काम करेगा? वो फसल जब पक जाए तो तू उसको बेचकर पैसे कमा सकता है। अम्मा, मैं आज से ही वो काम शुरू कर देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। इसके बाद मोहन उस बूढ़ी अम्मा की बताई गई जमीन पर चला जाता है और फसल उगाने के लिए जो ही जमीन में हल चलाता है, वहाँ उसे एक बड़ी सी पोटली मिलती है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। मोहन ये देखकर हैरान रह गया। वो भागकर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा ये देखो, चमत्कार हो गया, आपकी जमीन से ये सोने के सिक्के निकले हैं। बेटा ये सिक्के तेरी ईमानदारी का सिला है, तूने सारी जिंदगी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही पैसे के लालच में दूसरे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, इसीलिए अब ये खजाना तेरा हुआ। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो खजाना मिल जाने के बाद मोहन की गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। वो अब एक बहुत ही बड़ा ताजिर बन गया था, मगर इतना अमीर होने के बाद भी उसको पता था कि ये सब कुछ उसको अपनी ईमानदारी के इनाम के तौर पर मिला था, इसीलिए उसने ईमानदारी को हमेशा अपना शेवा रखा।